मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब कौसर महमूदुद्दीन साहब, रुकन बंदिया कारवान जनाब राजेंद्र यादव साहब, उम्मीदवार कारवान जनाब स्वामी यादव साहब, जनाब लायक अली साहब और दीगर मेरे मजलिस उनका बहुत से साथी के खिलाफ बुजुर्गान बिल्ला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करने आया हूँ कि कारवान बंदी हल्के से और लंगर हाउस बंदी हल्के से मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस के उम्मीदवारों को आप वोट देकर कामयाब करिए और इन दोनों उम्मीदवारों की कामयाबी मुझे यकीन है कि ये सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी और इसके लिए हमको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपके सामने पूरी तफसील बता दी गई कि कैसे मजलिस की नुमाइंदगी पर कारवान बंदी हल्के में और लंगर हाउस के बंदी हल्के में मजलिस की नुमाइंदगी पर 5 साल के इस दौर में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पूरे हल्के असम्बली कारवान में 290 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। इसका जियो भी इशू हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है और किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को ये काम भी दिया जा चुका है। और मुझे यकीन है कि आने वाले महीने से ये काम की शुरुआत होगी, क्योंकि शहर हैदराबाद में जितने असम्बली हल्क़ात हैं उसमें सबसे नाफिज ड्रेनेज का इंतजाम कारवान के असम्बली हल्के में था, जिससे पानी खराब आता था, जिससे बीमारियां होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर वो 290 करोड़ की नई सीवरेज लाइन का काम आइंदा महीने से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ और भी डेवलपमेंट के काम है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह उन कामों को भी पूरा किया जाएगा। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर जनाब राजेंद्र यादव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो अंग्रेजी में कहते हैं कि जो मैग्नेनिमिटी का उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया, आला ज़र्फी जिसको कहते हैं, कि राजेंद्र यादव को मजलिस ने कारवान से दोबारा अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, मगर इसके बावजूद भी जनाब राजेंद्र यादव साहब हर जलसे में और हर दौरे में बराबर आते हैं। और यही चीज़ है, यही टीम स्पिरिट है जो मुझे यकीन है कि न सिर्फ कारवान बंदी हल्के में बल्कि मुख्तलिफ कारवान के बंदी हल्कों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक अहम गुजारिश ये भी है कि आप अपना एक अकाउंट 1 दिसंबर के दिन निकल कर इस्तेमाल करिए, एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि मेरे वोट से क्या होने वाला है। बैलेट पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। और अक्सर बैलेट पेपर में ये हमसे गलती हो जाती है कि जहां पर पतंग का निशान होता है उसके बीच में आपको मोहर मारना, कोने में या अतराफ बीच में मोहर मारना है, ताकि मोहर बीच में जब बैठेगी और उसको एहतियात से आप फोल्ड करके फिर उस डब्बे में डालना है आप, तभी जाकर आपका वोट आपकी पार्टी के हक में इस्तेमाल होगा। आराम से जाइए, बैलेट पेपर आपको मिलेगा, बैलेट पेपर में पतंग के निशान को देखिए और वहां पर जहां पतंग का निशान आपको दिखेगा, पतंग के निशान के बीच में आप मोहर लगाकर आप उसके बाद फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करने के बाद आप उसको जहां पे बैलेट बॉक्स होगा उसके अंदर आप उस बैलेट पेपर को डालेंगे। इसका खास ख्याल रखिए। सुबह के अवलीन साथों में अपने घर से निकलिए। माशाल्लाह से मौसम भी बड़ा ही अच्छा है तो सुबह सुबह निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मजलिस के खिलाफ इल्जाम लगते रहे और लगते रहेंगे, मगर हमेशा अल्लाह ने मजलिस को कामयाबी से किनार किया। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि बीजेपी की तरफ से मुझे जिना का खिताब दिया गया। मैं बीजेपी वालों से कहना चाह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तारीख नहीं पढ़े हैं, इसीलिए आप में अकल नहीं है। आप मुझ पर इल्जाम लगाकर आप खुला सबूत दे रहे हैं कि कितने अनपढ़ और जाहिल आप लोग हैं। जो शख्स अवाम के नुमाइंदा है, जिसमें हैदराबाद की गयूर अवाम ने मुझे मुंतखब किया, एक नहीं 4 मरतबा, और मैंने अल्लाह का नाम लेकर भारत के संविधान पर हल्फ उठाया, तो उसके बावजूद भी अगर आप मुझे जिन्ना पुकारते हैं तो फिर ये आपकी जहालत है, आपकी सोचने और समझने की आपने तमीज नहीं है। सिर्फ आपको नफरत है, बुग़्ज़ है, जो आपकी जबान से गंदगी निकलती है वो आपके किरदार की विकासी करती है और आपके सोच की विकासी करती है। जब हैदराबाद की अवाम ने आपने मुझे हैदराबाद के एमपी 4थी मरतबा मुंतखब किया और जब मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाकर हल्फ ले रहा था, तो जैसा ही मेरा नाम पुकारा गया, बीजेपी के लोग असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुनते ही नारे लगाना शुरू कर दिए। ऐसे नारे लगा रहे थे, मैं देखकर उनको मुस्कुराया और कहा कि जाहिर है जब मर्द का नाम पुकारते तो तुमको पुकारना पड़ता है। उसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारे चीखने पुकारने से मुझे लग रहा है कि तुम कितना डरते मेरे से। क्या बोल रहे? बोला हाँ। बोला हम ही देखे तो सब याद आते हैं तुम्हारे को, दूसरा देखे तो कोई याद नहीं आता। बोला 540 ऐवान में सबने अपना अपना हल्फ लिया, मगर सब खामोश बैठे हुए। जैसे दूल्हे भाई का नाम आया, अब आप बताइए, आप नारे लगा रहे हैं वाहियात किस्म के पार्लियामेंट में भी, तो जाहिर है हैदराबाद का मैं भी हूँ। और जैसा कि हम लोग कहते, किसी को हम समझाते, पहले देखो हौले पने की गुफ्तगू मत करो, अगर सुने नहीं तो दूसरी मरतबा बोले देख बुझाया ना तो तेरे को खुजली होती। तो उसके बाद हमारे को छेड़ दिए। अब हमारी और आपकी तबीयत में ये है कि हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते, तो हमने हल्फ किया। उसके बाद मैंने कहा जय भीम, तो ये क्या है? मैंने कहा यही है। उसके बाद मैंने कहा तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद इतना सन्नाटा हो गया। बाहर जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में गया तो बीजेपी के सीनियर एमपी ने कहा खामखा तुम्हारे को छेड़ते। मेरा क्यों छेड़ते भैया? नहीं ये क्या कर दिए? मेरा ये कर दिए, पैगाम दिए पूरे मुल्क को, और आप लोगों को भी बता दिए कि एक एमपी आता है तो आपके 300 एमपी पुकारना शुरू कर देते हैं। ये मजलिस का मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस फिरका परस्त है। हमने पुराना पुल से 4थी मरतबा राजभवन को टिकट दिया, 4थी मरतबा। कारवान से राजेंद्र साहब हमारे रुकने बल दिया। अब स्वामी यादव साहब को हमने टिकट दिया। आपके जामबाग से डी मोहन साहब को टिकट दिया, अवाम ने उनको कामयाब किया। अब हमने रवि साहब को टिकट दिया।
जो दलित तबके के माजिदा कास्ट के, इंशाअल्लाह उनको भी अल्लाह के फज़ल और करम से कामयाबी मिलने वाली है। इसके बावजूद भी मजलिस पर इल्जाम, मजलिस फिरका परस्त है। और कोई बीजेपी के लोग बोलते कि पूरे पुराने शहर में पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अफगानी है। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं, अगर है तो ये आपकी नाकामी है, आपके होम मिनिस्टर की नाकामी है। उन्होंने क्या सो रहे थे इतने दिन? हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, जिना से क्या मतलब? और बार बार मजलिस पर इल्जाम। अरे भाई, अगर है तो निकाल के बताओ ना, 100 नाम बताओ। रोहिंग्याओं के नाम है तो निकालो, 1000 नाम दिखाओ। वो पिलाहट का शिकार होकर हैदराबाद की आवाम को कुछ नहीं किया। जब बारिश हुई 100 साल के बाद, इतनी ज्यादा बारिश हुई, तो बीजेपी के जो आज जो मिनिस्टर रोज आ रहे हैं हैदराबाद, रोज आकर जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब लाखों घरों में पानी आ गया, कोई दिल्ली से मिनिस्टर नहीं आया और ना नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक पैसा, जिनके घर में पानी आया और जिनके घर के सामान बर्बाद हो गए, कारोबार बर्बाद हो गया, एक पैसा उनको नहीं दिया। अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत हैदराबाद के शहरियों की मदद कर दी तो आज जो 10,000 की स्कीम के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एक घर को 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। जब मैं ये सवाल उठाया तो फौरन जिना का इल्जाम कि इनको वोट देना ये मुल्क के मफाद में नहीं है। अरे भाई, आपका कोई मिनिस्टर नहीं आया, आज इलेक्शन है तो रोज आ रहे और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जिना, रोहिंग्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और फिर मजलिस से शुरू करके खत्म किस पे करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी, जो उनके दूल्हे भाई बने हुए आजकल। कुछ नहीं है। आप हैदराबाद के लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। आप कितना पैसा देने वाले हैदराबाद के लिए बताओ। 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए मोदी देंगे बताओ। ड्रेनेज लाइन के लिए कितना देंगे बताओ। कुछ भी नहीं, काली बस निफाक पैदा करो, हिंदू मुस्लिम टेंशन पैदा करो। मैं कारवान की आवाम से अपील कर रहा हूं, आप जब से तेलंगाना बना 6.5 साल हो गए, आप मजलिस को वोट ना भी दें, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या फसाद तो छोड़ो, कभी कोई टेंशन का वाकया हुआ था, कहीं पर कुछ हुआ तो मजलिस के लोग पहुंचकर पूरी कोशिश किए कि वहीं का मामले को थमा दिए। हाँ, होता इख्तलाफात हैं, माजी के बहुत तलखियां हैं जो अचानक खत्म नहीं हो जाएंगे, मगर कम से कम मजलिस ने तो माहौल भी बनने नहीं दिया। उसके बाद आज आप आकर हैदराबाद को बदनाम कर रहे हैं। वो हैदराबाद जो भारत के 5 बड़े शहरों में शुमार होता है, जहां पर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो दिल्ली की हुकूमत की सरकार, उनकी पार्टी का कहता है कि यहां पर रोहिंग्या और पाकिस्तानी है। बताइए आप, हमारे हजारों की तादाद में ओल्ड सिटी के हिंदू, मुसलमान, दलित बच्चे बच्चियां हाईटेक सिटी जाकर काम करती हैं। बताइए उन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा जब उनके पास एक रूलिंग पार्टी दिल्ली का एक मेंबर कहता है और कोई कहता है कि ओवैसी मेरे पैर की जूती है। आप जो बोलना चाहे बोल लो मेरे को, मगर एक बात मेरे को बता दो बीजेपी वालों, क्या मुझे गाली देने से गरीब का पेट भर रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी को जिना कहने से तुमने जो गलत लॉकडाउन किया, जिसमें 10 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां चली गई, 2 करोड़ सैलरी क्लास की तनख्वाहें खत्म हो गई, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी बढ़ते जा रही है, माँ बाप के पास परेशान है कि स्कूल खोलेगा तो फीस कैसे देंगे, इसके ऊपर बीजेपी बात नहीं करेगी तो बीजेपी इसको कैसा कवर करेंगी? ओवैसी जिन्ना है, ओवैसी मजलिस जो है रोहिंग्या, पाकिस्तानी वोटर लिस्ट में नाम आते। अरे वोटर लिस्ट दारुसलाम में नहीं बनती, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन तैयार करता है।
इसीलिए मैं अहलियान कारवान से, रायदहिंदगान कारवान से, हैदराबाद से अपील कर रहा हूं कि आप, हैदराबाद आपका और हमारा है, हैदराबाद के सुकून को, उसके अमन को बचाइए, उसको मजबूत करिए और ऐसी ताकतों को मौका मत दीजिए जो निफाक पैदा करना चाहते हैं, जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, जो घर घर में लड़ाई पैदा करना चाहते हैं। दिलों को जोड़ने का काम करिए। जो मजलिस कर रही है, मजलिस के खिलाफ जो इल्जाम लगाते हैं, बताओ बीजेपी का भी एमएलए असेंबली में है, क्या उसने कभी उठकर पूछा था कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएं? अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठकर कहा, चीफ मिनिस्टर से कहा कि लाल दरवाजे मस्जिद का मंदिर के लिए आप 10 करोड़ रुपए दीजिए। ऐवान में सन्नाटा तारी हो गया। लोग देख रहे थे कि मजलिस से, और वो भी अकबरुद्दीन ये कह रहा है, यही तो हमारा बोलना है, हर किसी को अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मैं सुबह क़यामत तक अपनी मस्जिद में जाकर हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं दूंगा, और वहीं पर स्वामी यादव, राजेंद्र यादव अपनी मंदिर में जाकर आराम से इबादत करेंगे, घंटे बजाएंगे। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जहां पर मस्जिद के मीनारों से आवाज आती है, जहां पर मंदिरों से भजनों की आवाज आती है, जहां पर ईसाई अपने गिरजाघरों में अपनी इबादत करते हैं, जहां पर सिखों के गुरुद्वारों में उनकी इबादत होती है। यही तो गुलदस्ता है जिसका नाम भारत है, और इस गुलदस्ते को बदनुमा करने की कोशिश बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर, क्योंकि ये वो सरजमीन है जहां पर 1980 और 1990 में फसादात हुए, तकालीफ सबने उठाई, नुकसान सबका हुआ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे सियासत में और दुनिया में जिंदा रखेगा, मैं कभी भी अपनी मौजूदगी में 1980 और 1990 के माहौल को पैदा होने नहीं दूंगा। इसलिए कि ये मासूम बच्चे, इनका मुस्तकबिल और इनका हाफिजा, इनके मेमोरीज अच्छी होनी चाहिए। आप और हमने 1980 और 1990 के फसादात देखे। मैं जानता हूं कि जब सैयद यूसुफ का एक बाई इलेक्शन था बल्दिया का, जब सैयद यूसुफ को सालार ने टिकट दिया था, उस जमाने में शायद वो राजदार खापेट का बल्दी वार्ड था, वहां पर मैं अपनी आंखों से देखा कि किसी एक शख्स को चाकू मारा गया था और उसके हाथ से खून का फव्वारा निकल रहा था। मेरे पास एक यज़दी मोटरसाइकिल थी। मैं उस जख्मी शख्स को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उस्मानिया या किसी डिस्पेंसरी में लेकर गया था। वो हम नहीं चाहते वो नजारे दोबारा आए, वो माहौल कभी पैदा हो, क्योंकि नुकसान गरीब का होता है। लॉकडाउन 3 महीने का था, बर्बाद हो गया गरीब पूरे मुल्क में। जो रोजमर्रा मेहनत करता, उसकी जिंदगी खराब हो गई, खत्म हो गई। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि खौफ की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उम्मीद की बुनियाद पर आप मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद का चैन और सुकून की जिम्मेदारी हमारी है। हैदराबाद की तारीख को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। हैदराबाद की तहजीब को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हैदराबाद में हमारा जो रोब है, दबदबा है, जो शनाख्त है, जो सबकी इसमें शामिल है, इसको बचाना, इस खूबसूरती को बचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आप 1 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलकर एक और मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। शुक्रिया। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।